So now we are starting with our next disease, and we are studying human health and disease. Previously we have studied up to the cancer. Now the next disease, and this is the last disease of our syllabus, it is AIDS, or it stands for acquired immunodeficiency syndrome. एक्चुअली इट इज़ एन एक्वायर्ड डिजीज़. एक्वायर्ड का मतलब होता है कहीं से गेन की हुई डिजीज़ है, एंड प्राइमरीली इट इज़ इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज़. मीन्स यहाँ पर अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो डिफिशियंट हो जाता है. इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से बहुत सारी जो है वो दूसरी डिजीज़ेस भी हमको ईजीली जो है वो होने के चांसेस रहते हैं. सो यहाँ जो सिम्टम्स होते हैं वो मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं, एंड दैट्स वाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सिम्टम्स इट इज़ कॉल्ड एज द सिंड्रोम. सिंड्रोम का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारी डिजीज़ेस के सिम्टम्स जो रहेंगे वो एक साथ में आ जाएंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी syndrome. This disease is a viral disease and it is caused by a retrovirus. एक रेट्रोवायरस से कॉज होती है. रेट्रोवायरस बोलते हैं आरएनए कंटेनिंग वायरस को. ऐसे वायरसेस जिनके अंदर उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है. सो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है. दैट वायरस इज नेम्ड एज HIV और ह्यूमन इम्यूनो वायरस. और इसका जो प्राइमरी टारगेट होता है हमारी बॉडी में वो होते हैं हमारे इम्यून सेल्स. सो इट प्राइमरीली अफेक्ट्स द इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को ये टारगेट करता है और उसको स्लो डाउन कर देता है उसकी एक्टिविटी को. सो इसके अंदर बहुत सारी जो है वो दूसरे लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर्स जो है वो एक के बाद एक होते चले जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है. कुछ केसेस में जो है वो सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर हो जाता है. कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर. कुछ मैलिग्नेंसीज आ जाती हैं. तो बहुत मल्टीपल सिम्टम्स जो है डिज़ीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं. हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स को और इसके प्रिवेंशन को डिटेल में यहाँ पर आगे. ना इसको सबसे पहले नोटिस किया गया था यूएसए में 1981 में, और इंडिया में इसको सबसे पहले तमिलनाडु में 1986 में नोटिस किया गया था. तो फर्स्ट केस 1986 में इंडिया में इसको आइडेंटिफाई हुआ था. नाउ विल सी द स्ट्रक्चर. सो एज फार एज द स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, साइज वी शुड रिमेंबर 100 to 140 नैनोमीटर डायमीटर इसकी जो है वो साइज़ होती है. और वायरस जो होता है वो स्फेरिकल होता है ओवरऑल, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द आउटर कोट. आउटर कोट से जो है वो प्रोटेक्टेड वायरस होता है. इट इज़ कॉल्ड एनवेलप्ड रेट्रोवायरस. इसको हम लोग एनवेलप्ड रेट्रोवायरस बोलते हैं. नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर. So this is the structure of the virus. Now as you can see here, the virus is protected by two layers. यहाँ पर ये जो outer जो layer दिखाया हुआ है ये 2 layers से protected है. Actually this is not a double layer, this is a phospholipid bilayer. ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है. जैसी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फॉस्फोलिपिड की बनी हुई रहती है, सेम ये वही लिपिड बायलेयर है. एंड दिस इज़ एक्चुअली गेन्ड फ्रॉम द होस्ट सेल. ये इसकी अपनी लेयर नहीं है. जब ये सेल में से बाहर आता है इन्फेक्ट करके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो अपने ऊपर एनवेलप कर लेता है, और ये वही एनवेलप है इसका. सो यहाँ पर देखो तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ. सो दिस पार्ट जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट. ये इतना पार्ट जो बीच बीच का पार्ट है, ये जो सर्कल जो है वो दिखाए हुए हैं यहाँ पर, दिस सर्कुलर पार्ट. सो दिस पार्ट इट इज़ एक्चुअली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन enveloped over the virus.
तो ये वायरस की खुद की लेयर नहीं है, जब ये सेल में से इन्फेक्ट करके बाहर आता है तो ये इसके ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव लेयर ये आ जाती है। इस लेयर के ऊपर वी विल सी टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, एंड दीज प्रोटीन्स दे आर द ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पे दो टाइप के जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। एक जो है वो ये वाले प्रोटीन जो हम लोग देख रहे हैं, दे आर कॉल्ड GP120 प्रोटीन, और एक जो है ये रेड कलर का जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ अंदर की तरफ, दिस इज़ कॉल्ड एज GP41 प्रोटीन। GP यहाँ पर जो है स्टैंड करता है ग्लाइकोप्रोटीन के लिए। 120 और 41 जो नंबर हैं ये सिंपली इनके मॉलिकुलर वेट को डिनोट करता है। सो दीज आर द टू प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट ओवर एनवेलप। नाउ GP120 जो है ये सरफेस पर प्रेजेंट है, और GP41 जो होता है दिस इज़ एक्चुअली द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को पेनिट्रेट करता है, सो इट इज़ अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हुआ। यहाँ आफ्टर दैट वी विल सी सम मैट्रिक्स प्रोटीन ऑल्सो। अभी इसके अंदर जो है जो GP120 प्रोटीन है, ये GP120 प्रोटीन जो होता है ये हेल्प करता है वायरस को अपने होस्ट सेल से अटैच करने के लिए। वायरस का जो सबसे मेन होस्ट है जिसको ये अटैच करता है या अटैक करता है अपनी बॉडी, किसी पर्सन की बॉडी में एंटर होने के बाद में, वो है CD4 हेल्पर सेल्स। तो CD4 हेल्पर सेल, these are the main host cell. CD4 helper cell, CD stand for cluster of differentiation, CD4, CD8, there are different types of helper cells present in our immune system. तो उसमें से CD4 helper cell को GP120 जो है वो जा करके बाइंड करता है। मतलब CD4 helper cell के ऊपर GP120 के लिए जो है वहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में ये बाइंड करने के बाद में जो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है वो जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, और फिर वो जेनेटिक मटेरियल वहाँ पर जा कर के इनकॉर्पोरेट होता है होस्ट सेल के DNA से, और फिर वहाँ से न्यू वायरियॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं ब्रीफली। जो है मैं इसका लाइफ साइकिल भी आपको बता दूंगा कि कैसे ये इन्फेक्ट करता है बॉडी सेल को। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के नीचे देयर आर मैट्रिक्स प्रोटीन प्रेजेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स प्रोटीन है, ये वाला जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अंदर का, दिस इज़ द मैट्रिक्स प्रोटीन। नाउ ये मैट्रिक्स जो प्रोटीन होता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज P17। ये जो मैट्रिक्स प्रोटीन है इसको हम लोग P17 भी बोलते हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन और P17। प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये। और उसके बाद में एक और प्रोटीन की लेयर है जो कि डायरेक्ट इसके DNA को सराउंड कर रही है यहाँ पर लाइट ब्लू कलर से। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला प्रोटीन का पार्ट, इसको बोलते हैं कैप्सिड प्रोटीन और कैप्सुलार प्रोटीन, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज P24। सो दिस इज़ ओनली प्रोटीन, दिस इज़ नॉट द ग्लाइकोप्रोटीन। तो दो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है बाहर के, एक ट्रांस मेम्ब्रेन है और एक सरफेस पर है, और ये इंटीग्रेटेड है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से, और दो प्योरली प्रोटीन के एनवेलप है, प्रोटीन के कोड से। मैट्रिक्स प्रोटीन है और उसके बाद में कैप्सुलार प्रोटीन है, और उसके अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ का, दिस इज़ द RNA। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो दो मॉलिक्यूल देख रहे हैं RNA की, एंड दीज आर द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एंड दीज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, बट दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। और हम लोग क्या देख रहे हैं इसके कैप्सुलार प्रोटीन या कैप्सिड प्रोटीन के अंदर, वी आर ऑब्जर्विंग हियर द 3 सर्कल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें से ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर हैं दे आर नथिंग बट दे आर द एंजाइम्स ऑफ द वायरस। तो यहाँ पर 3 टाइप के एंजाइम रहते हैं इसके अंदर। सबसे मेन इसके अंदर जो एंजाइम है वो यहाँ पर लेबल किया हुआ है, इट इज़ कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम
और जो होता है वो प्रोटीएज होता है एक एंजाइम, और एक एंजाइम जो होता है इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेज एंजाइम। तो ये तीनों एंजाइम जो है वो वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ब्रीफली मैं आपको इसका जो है वो लाइफ साइकिल बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका जो GP120 वाला पार्ट है, तो ये GP120 वाला पार्ट जो होता है ये होस्ट सेल के CD4 हेल्पर सेल से अटैच होता है। तो सपोज कर लो दिस इज़ आवर CD4 हेल्पर सेल। नाउ आई एम ड्राइंग हियर one cell, this is suppose our CD4 helper cell, and on the surface of the CD4 helper cells there are receptors present, and on these receptor this part going to attach. Once it attach with this CD4 helper cell, then remaining two layers of the protein they get broken down, and these molecules of RNA दे आर इंसर्टेड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं RNA के ये इसके अंदर इंसर्ट होते हैं। थोड़ा मैं इसको इनलार्ज करके बनाता हूँ। यहाँ पर ये CD4 हेल्पर सेल यहाँ पर जाकर के इसके रिसेप्टर से अटैच हो जाएंगे, ये यहाँ से, और फिर ये RNA को इसके थ्रू अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। जब ये RNA यहाँ पर आ जाता है तो ये RNA यहाँ पर क्या करता है, नाउ दिस RNA विच कम्स इनसाइड, जो यहाँ पर आ रहा है ये अंदर आने वाला जो RNA होता है विद द हेल्प ऑफ सपोज दिस इज RNA with the help of reverse transcriptase enzyme it is converted into single stranded DNA। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA ये वाले RNA से बनता है और एक इससे बनता है। फिर ये दोनों DNA जो होते हैं ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बॉन्डिंग होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड DNA बना लेते हैं। देन आफ्टर फॉर्मिंग द डबल स्ट्रैंडेड DNA नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो होता है न्यूक्लियर DNA के साथ में इनकॉर्पोरेशन। तो सपोज़ कर लो ये अपना न्यूक्लियस है यहाँ पर और ये इसके अंदर न्यूक्लियर DNA है। देन दिस DNA इट कम्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देन इट अटैच विद द न्यूक्लियर DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज, और फिर ये यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके यहाँ से बाहर निकलता है। तो न्यू वायरसेस यहाँ से बाहर निकलते हैं इसको ब्रेक करके। तो यहाँ पर जो अपना CD4 हेल्पर सेल होता है इट इज़ यूज्ड एज अ वायरल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बाय द वायरस। ये वायरस उसको एज अ फैक्ट्री यूज़ करता है और कंटिन्यू हमारी बॉडी में रहता है। इसका जो लेटेंसी पीरियड होता है, यानी वायरस हमारी बॉडी में कब इंटर हुआ और सिम्टम्स कब आएंगे, उसको हम लोग लेटेंसी पीरियड या इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बहुत लॉन्ग होता है और ये डिपेंड करता है पर्सन के इम्यून सिस्टम के ऊपर भी। अगर बहुत वीक इम्यून सिस्टम वाला पर्सन है तो इसके सिम्टम्स जो है 1 ईयर के अंदर अंदर जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है पर्सन का और उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो फर्स्ट सिम्टम आते जो है 8 to 10 ईयर्स तक लग जाते हैं। वो जो उतना ड्यूरेशन होता है 8 to 10 ईयर्स का, उस टाइम पर वो पर्सन जो होता है वो HIV का कैरियर होता है। वो HIV ट्रांसफ़र करता है दूसरे पर्सन को बाय सम स्पेशलाइज्ड सोर्सेस। कुछ 10 to 12% लोग ऐसे भी होते हैं वर्ल्ड में जिनको वायरस इन्फेक्ट तो करता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं आते हैं और थ्रू आउट द लाइफ जो है वो कैरियर रहते हैं। तो उनको खुद को कोई सिम्टम नहीं आते हैं, बट बाय सर्टेन मीजर्स दे कैन ट्रांसफ़र द वायरस टू हेल्दी पर्सन्स। तो इसमें 2 स्ट्रेन्स आते हैं वायरस के जिसको हम लोग HIV-1 और HIV-2 बोलते हैं। तो HIV-1 जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड कॉमन है और HIV-2 जो है उसके ज़्यादा केसेस वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। नाउ वी विल सी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस। ये वायरस जो है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। वायरस जो है वो अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र होता है,
ओरल सेक्सुअल कांटेक्ट हो या वजाइनल एनल सेक्सुअल कांटेक्ट हो, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वायरस जो है वो बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा रहता है, ब्लड में, सीमन में, तो वहाँ से जो है ये ट्रांसफ़र होता है अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट से। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से ट्रांसफ़र होता है, अगर प्रॉपरली जो है उसको चेक नहीं किया गया तो उसके थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। नीडल्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है, नीडल शेयरिंग के थ्रू, सेम नीडल से अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन को इंजेक्ट किया गया है फ्लूइड, और फिर वही नीडल जो है नॉर्मल पर्सन, हेल्दी पर्सन को उससे फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होगा। मदर से फीटस को भी मिलता है, मदर से बच्चे को मिलता है बाय ट्रांस प्लेसेंटल मोड, मीन्स क्रॉसिंग द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्रॉस करके जो है ये वायरस मदर से, प्रेग्नेंट वुमेन से उसके बच्चे तक भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इवन इट इज़ ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्सिंग मदर। नर्सिंग मदर मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो अगर सपोज़ कर लो कोई मदर जो है या कोई लेडी जो है वो किसी बच्चे को दूध पिला रही है और वो पॉजिटिव है, तो बच्चे को वहाँ से भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये कुछ मोड्स हैं इसके ट्रांसफ़र होने के। और कुछ अदर मेथड्स भी हैं, जैसे एक्सीडेंटल नीडल इंजरी, कहीं पर नीडल पड़ी हुई है और उससे एक्सीडेंटली हमारा हाथ या उंगली जो है वो प्रिक हो गई है, तो वहाँ से भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है उसका सीमन यूज़ कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। बट दीज आर वेरी रेयर, देयर आर वेरी रेयर चांसेस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो सीमन लिया जाता है उसको बहुत टेस्ट करके लिया जाता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर किसी एक पर्सन का कोई ऑर्गन दूसरे पर्सन को ट्रांसप्लांट किए, वहाँ से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एड्स जो होता है ये कैजुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र नहीं होता, सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड और ट्रांसमिटेड बाय कैजुअल कॉन्टैक्ट। जैसे शेकिंग ऑफ हैंड्स हो गया, हगिंग है, किसिंग है, और इंसेक्ट बाइट के थ्रू या मॉस्किटो बाइट के थ्रू, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है, और मटेरियल शेयर करने की वजह से, स्विमिंग पूल में सेम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने की वजह से, टॉवेल शेयर करने की वजह से, हैंकी शेयर करने से, साथ में उठने बैठने से, झूठा खाना खाने से, या सेम गिलास में पानी पीने से एड्स जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो ये हमको जो है वो अलग से दिया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ अवेयरनेस। नाउ वी विल सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि इसके क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं HIV के। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कुछ सिम्टम्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इनिशियली जो सिम्टम आते हैं वो है हमारे ब्लड में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। 2 से 8 वीक के बाद में एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है इसके अगेंस्ट, बट इसको इतना अर्ली लेवल पर जो है वो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन कोल्ड और हल्का फुल्का बुखार जैसा आता है, बाकी कोई और बड़े सिम्टम्स स्टार्ट में नहीं आते हैं। और ऐसे जो पेशेंट रहते हैं दे आर असिम्टोमेटिक कैरियर पेशेंट। असिम्टोमेटिक कैरियर पेशेंट रहते हैं, जैसा मैंने बताया 6 मंथ से लेकर के 10 ईयर्स तक का जो है ये कैरियर रह सकते हैं। जैसे जैसे जो है वो टाइम लैप्स होता है तो फिर एड्स से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स है वो आना स्टार्ट होते हैं, मतलब उसके सिम्टम्स, जिनको हम लोग ARC बोलते हैं, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके अंदर जो कॉमन कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें फैटीग है, फीवर है, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, मीन्स के डायरिया होता है पर उसका कोई कॉज डिटेक्ट नहीं होता। नाइट स्वेटिंग होती है रात के टाइम पर, पर्टिकुलरली पाम में और सोल में। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ द बॉडी वेट, मतलब बॉडी का वेट जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और 10% रिडक्शन हो जाता है बॉडी वेट के अंदर। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इसके अंदर। और जो बड़े बड़े सिम्टम्स होते हैं, फाइनल स्टेज के जो सिम्टम्स होते हैं उनको, वो एक्चुअली एड्स के मेन सिम्टम्स होते हैं। तो एड्स के जो फाइनल स्टेज के जो सिम्टम्स हैं दे आर रिपीटेड न्यूमोनिया होना, ट्यूबरक्लोसिस होना, एक तरह का कैंसर इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, इट इज़ कॉल्ड कपोसिस सार्कोमा। तो कपोसिस सार्कोमा जो है ये सॉफ्ट टिश्यूज़ का कैंसर होता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू होती है, उसका कैंसर होता है। लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर होता है। इसमें
बॉडी के ऊपर जो है वो लेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे नोज़ के नीचे, नोज़ के टिप के ऊपर, फिर उसके बाद में जॉस के सराउंडिंग में जो है वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और रेडनेस आ जाता है, और वहाँ पर लेशंस आते हैं। लेशंस मतलब ऐसे ज़ख्म जैसे आ जाते हैं वहाँ पर। सो इट इज़ द सिम्टम ऑफ कपोसिस सार्कोमा। कपोसिस सार्कोमा जो है ये एक डिफरेंट डिजीज़ है, कैंसर है, बट इसका जो ऑकरेंस है वो एड्स के लोगों में ज़्यादा होता है। ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, पर इसका जो ऑकरेंस है वो एड्स के पेशेंट में ज़्यादा होता है। न्यूमोनिया जो है इनको बहुत जल्दी जल्दी होता है, और दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, और जो अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, डिप्थेरिया है और कॉमन कोल्ड इनको बहुत रहता है, और साथ ही जो है इनको ट्यूबरक्लोसिस जो है वो रिपीटेड टाइम होता है, जल्दी जल्दी होता है इनको। इवन मेडिसिन यूज़ करने के बावजूद भी इनको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस होता ही रहता है। सो दीज आर द फ्यू सिम्टम्स। यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एवरी ईयर 1 दिसंबर इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एड्स डे। तो एक रेड कलर की जो है वो रिबन इसका सिम्टम है, सिम्बॉल है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो ये इसका सिम्बॉल है। और इंडिया में 4 जगह पर जो है वो एड्स के बड़े बड़े सेंटर हैं। एक एम्स न्यू दिल्ली में है, और वायरोलॉजी सेंटर है पुणे में, और एडवांस रिसर्च सेंटर है वायरोलॉजी का जो कि लोकेटेड है CMC वेल्लोर में, साउथ में, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यू दिल्ली के अंदर। और यहाँ पर नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। इसको नाको बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, 1992 में। तो इसका जो मेन पर्पज़ है वो है डिज़ीज़ को इरेडिकेट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि डिज़ीज़ के लिए लोगों में हम अवेयरनेस जो है वो फैला सकते हैं, और प्रिकॉशन बता सकते हैं कि कौन से टाइप का प्रिकॉशन लेना है इन पेशेंट्स को। नाउ वी विल सी द प्रिवेंटिव मेजर्स। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर अभी हम देखते हैं। तो अगर हमको डिज़ीज़ का मोड ऑफ ट्रांसमिशन मालूम है तो हम प्रिवेंटिव मेजर को आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे पहला जो है, ऐसे लोग जो बहुत हाई रिस्क पर होते हैं उनको हम HIV के बारे में एजुकेट करें। अब हाई रिस्क पर कौन से लोग होते हैं? ज़्यादा करके जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, क्योंकि उनके जो चांसेस होते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के HIV पॉजिटिव पेशेंट के, तो उनको ज़्यादा होते हैं, तो उनको एजुकेट करें इसके बारे में। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स होते हैं, उनको यूज़ किया जाए। फिर नीडल्स और सिरिंजेस जो है वो डिस्पोजेबल हों। डिस्पोजेबल का मतलब होता है वन टाइम यूज़ के लिए हो, मीन्स एक पर्सन को जो है वो उससे इंजेक्ट किए तो सेम दूसरे पर्सन को सेम नीडल या सेम सिरिंज को यूज़ करके इंजेक्शन ना लगाएं। फिर सेक्सुअल हैबिट्स जो है उनको चेंज किया जाए। और नेक्स्ट जो है, जो हाई ग्रुप वाले लोग हैं, मतलब जिनको रिस्क ज़्यादा है, उनको ब्लड डोनेट करने से, सेक्सुअल कांटेक्ट करने से खुद रुकना चाहिए। उनको अवेयर कराया जाए कि वो इस तरह के जो ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं उसमें पार्टिसिपेट ना करें। टूथब्रश, रेज़र्स और जो अदर आर्टिकल है जो ब्लड से कंटामिनेटेड है उसको शेयर ना करें। बिफोर रिसीविंग ब्लड जो है, पूरा ब्लड को अच्छे से डायग्नोस करें, चेक करें कि वो HIV इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर रूटीन स्क्रीनिंग जो है वो ब्लड डोनर्स के लिए होना चाहिए, टाइम टू टाइम। ऑर्गन डोनर्स के लिए होना चाहिए जो अलग अलग ऑर्गन डोनेट करते हैं। ऐसे ही सीमन डोनर्स के लिए और ग्रोथ हार्मोन डोनर्स के लिए रूटीन चेकअप होना चाहिए HIV के लिए। फिर वो पेशेंट जो हेमोडायलिसिस करवा रहे हैं तो उनको हेमोडायलिसिस कराने के टाइम पर भी उनको रूटीन चेकअप होना चाहिए। ऐसी फीमेल जो प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या प्रेग्नेंट हैं, कंटेम्पलेटिंग है या मतलब प्लानिंग कर रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं, तो उनको अपना HIV टेस्ट कराना चाहिए। तो इससे जो है वो मदर से फीटस में HIV फैलने के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्नोसिस हम लोग देखेंगे, HIV को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिस जो होता है इनिशियल डेज में डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्ट में तो इसको डायग्नोस करना मुश्किल होता है, बट CD4 सेल काउंटिंग की जाती है। तो आफ्टर 6 मंथ CD4 सेल काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, फिर 1 मंथ के गैप पे कंटिन्यू CD4 सेल काउंट करते हैं।
और CD4 सेल काउंट जो होता है वो बहुत तेज़ी से कम होता जाता है और नियर अबाउट 200 सेल पर क्यूबिक mm तक के उसकी वैल्यू जो है वो आ जाती है। और फिर जैसे जैसे टाइम लैप्स होता है CD4 सेल काउंट जो है वो और कम होता जाता है। तो एक तो ये इनिशियल डायग्नोसिस है। और एक टेस्ट करते हैं इसके अंदर एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसा है। और उसके बाद में एक इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आता है, उसको बोला जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, जिसमें इसके एंटीबॉडी एंटीजन और एंटीबॉडी को डायग्नोस किया जाता है। फाइनली वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को कंफर्म करने के बाद या होने के ये परफॉर्म करने के बाद में PCR टेस्ट करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम और 90% जो चांसेस होते हैं वो कंफर्म केस के होते हैं, कंफर्म पॉजिटिव केस के होते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, कोई 100% सक्सेसफुल ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए जो है वो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। बट स्टिल देयर आर मेनी मेडिसिन्स फॉर्मुलेटेड बाय मेनी साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी मेडिसिन बनाई हैं। इनको हम एंटी वायरल ड्रग्स बोलते हैं। और ये एंटी वायरल ड्रग जो है वो अलग अलग लेवल पर वर्क करते हैं। जैसे वायरस को जो है वो CD4 हेल्पर सेल से बाउंड होने से रोकते हैं, या अगर वायरस CD4 हेल्पर सेल से बाउंड हो गया है तो उसके जेनेटिक मटेरियल को पेनिट्रेट करने से रोकते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन को रोक देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पर वर्क करने वाले ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं। इसमें जो कॉमन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स हैं उसमें एक जो है वो है टीनोफोविर है, फिर इफावायरेंस है, लेमीवुडाइन है और जाइडोवुडाइन होती है एक। फिर ऐसे ही एक ड्रग आती है उसको मेराविरॉक बोलते हैं। तो ये सब ऐसे मेडिसिन्स हैं जो वायरस के स्प्रेड होने को और वायरस के रेप्लिकेशन को होस्ट के सेल के अंदर उसको रोकते हैं। तो यहाँ तक के जो है वो हमारा HIV का जो टॉपिक था, एड्स का टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। एक शॉर्ट पैराग्राफ जो है वो जनरल दिया हुआ है कि रिसेंट डेज़ में बायोलॉजिकल साइंसेस ने बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है, तो डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए अलग अलग मेथड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो बताए गए हैं। बहुत सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं और बहुत सारी डिजीज़ को जो है वो इरेडिकेट भी कर दिया गया है। जैसे पोलियो को जो है वो इरेडिकेट किया गया है। ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कंट्रोल हो गया है। अब बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया है, टिटानस है, इनके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन डेवलप की गई है। सो अलग अलग टाइप की ऐसे ही जो है वो एंटीबायोटिक डेवलप हुई है, जिसकी वजह से जो हेल्थ कंडीशन है पब्लिक की वो इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ तक कि हमारा जो है वो डिजीज़ेस वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट विथ एडोलेसेंस टॉपिक। ओके।